Good afternoon, students, and welcome back. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक कर लिया था और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का बेसिसिटी कितना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल H प्लस आयंस। सो एसिड को हम लोग ऐसा ही डिफाइन करेंगे, सिमिलरली बेस को भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस का जो है हम लोग एसिडिटी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला था कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस होता है एसिड के लिए, उसी तरीके से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस होगा, दैट वुड डिफाइन इट्स basic strength. All right, so after that we talked about कि coordinate bonds क्या होते हैं और उसको कैसे convert कर सकते हैं हम लोग coordinate bonds को into covalent bonds। and इसके बाद भी अगर हम लोग देखें कि coordinate bond से क्या हो रहा है इफेक्ट, सो वो इफेक्ट देखना है तो जैसे देखिए ये एक स्ट्रक्चर है ओजोन का O3। ठीक है, इस ओजोन में ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है। सो अगर हम इसको इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर इक्विवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं इनटू कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, तो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। So that is actually creating charges, right? Some charges, and these charges can be categorized into formal charges. All right. So similarly H3O plus का भी हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे H2O होगा और इसमें H प्लस को एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट फॉर्मल चार्ज on oxygen as positive one. So if I say that the formal charge is generated because of the coordinate bonds, so this statement is right. ओके, सो हम लोगों ने जैसे नाइट्रोजन का भी देखा था स्ट्रक्चर NH4 प्लस में। NH4 प्लस में आपको अपना हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इनटू कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। That positive charge was actually not representing any vacant orbitals, rather it is representing a formal charge. ठीक है, so that formal charge is calculated on some basis। ठीक है, उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर आता हूँ आयनिक बॉन्ड्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है फॉर्मल चार्ज? So the formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence shell electrons of that atom in an isolated or free state। ठीक है, आइसोलेटेड और फ्री स्टेट में उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा आपका फॉर्मल चार्ज क्या क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं NH4 वाले में अगर हम लोग बात करें तो NH4 वाले स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का अभी यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक फॉर्मल चार्ज है विच इज +1। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। सो इन अ वे वी कैन से कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग जो है वो फॉर्मल चार्ज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज इज 1। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन है विच इज +1। राइट, सो दिस वुड डिपेंड कंप्लीटली ऑन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो मूविंग ऑन, इसका फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज on an atom in a Lewis structure is equal to total number of valence shell electron in free atom, ठीक है, minus total number of non-bonding electrons which is lone pair electrons, okay, and minus half of the total number of bonding or shared electrons। राइट, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर हम लोग जैसे
ओजोन का निकालें कि कितना आएगा ओजोन में। तो जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया, दिस इज सिंपली द सेम स्ट्रक्चर वी हैव ड्रॉन अर्लियर, कि इसमें ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर रहे हैं तब भी सही है ये स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऑक्सीजन का नंबरिंग कर दें, तो इस ऑक्सीजन के नंबरिंग में अगर हम लोग देखें तो द सेंट्रल ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर फर्स्ट ऑक्सीजन की, तो इसमें जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। ठीक है, कितना है वो 6, राइट, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें कितना दिख रहा है यहाँ पे 1, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 6 माइनस 2, राइट, एंड हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड से कोरिस्पॉन्डिंग टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये माइनस हाफ इंटू 6, राइट। सो दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द करेक्ट रिजल्ट्स जो हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आ रहा था। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे लिए, उसमें ऑक्सीजन प्लस आ रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन का देखूं, तो थर्ड ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम कितना हो जाएगा ये 6, राइट। फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एटम में, थर्ड ऑक्सीजन में कितने हैं 6। ठीक है, तो 6 माइनस 6 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। So half of the total number of bonding electrons is 2 for this third oxygen, so that's why this is minus 1. Similarly अगर हम लोग सेकेंड वाले ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो सेकेंड वाले ऑक्सीजन का इसमें कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। सो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ changing the coordinate bond into covalent bonds, right? So that is how we are going to get the formal charges, right? So formal charges की बात अगर हो गई है, तो फिर then we will move to the next part which is ionic और equivalent और electrovalent bond। हमने अभी तक covalent bond देखा है कि what are the covalent bonds, उसका एक टाइप देखा हम लोगों ने coordinate bond, alright। So ionic और electrovalent bond में क्या होगा, there will be a complete transfer of electrons from cation and there will be an acceptance of electron by the anion। तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या जो कैटायन बन सकता है दैट शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। एंड सिमिलरली जो अनायन बनाएगा वो उस अनायन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, दोनों हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है दोनों। So the formation of the ionic compounds would primarily depend on two factors. First, the ease of formation of the positive and the negative ions from the respective neutral atoms. तो ये कैसे हो सकता है पॉजिटिव आयन, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो, राइट, पॉजिटिव आयन की, राइट, जो पॉजिटिव आयन बनाने वाला है। जैसे NaCl बनाते हैं तो सोडियम प्लस बनता है, राइट, तो सोडियम का जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम है इन इट्स होल पीरियड, राइट। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका हाई है तो देन दैट इज गोइंग टू गिव अस अ नेगेटिव आयन। एंड द सेकंड फैक्टर इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड सो दैट इट कैन फॉर्म अ लैटिस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, लैटिस का क्या मतलब होता है, लैटिस इज जस्ट एन अनदर वर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स का हम लोग स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री नहीं बोलते हैं, हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस बोलते हैं, राइट। सो आयनिक कंपाउंड अगर होगा तो उसका लैटिस बोलेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड्स होगा या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि अगर हम लोग एक क्यूब मान लें तो इस क्यूब में जो कॉर्नर्स हैं वो सारे कॉर्नर्स आपके Cl- ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखिए Cl- सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना।
ये कॉर्नर ऑक्यूपाई किया, ये कॉर्नर भी ऑक्यूपाई किया, ठीक है, ये कॉर्नर भी ऑक्यूपाई किया, ये कॉर्नर भी ऑक्यूपाई किया, ये वाला भी और ये वाला भी, सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है। और साथ में ही सारे फेस सेंटर, इस क्यूब के टोटल 6 फेसेस होंगे, तो सारे फेसेस के बीच में बिल्कुल मिडिल में देखो, एक ये फेस है आपका, एक ये वाला फेस है, राइट। तो इस फेस के बिल्कुल बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो क्लोरीन का जो पोजीशन है, वो क्लोरीन का पोजीशन हम लोग ये कह सकते हैं कि Cl माइनस ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर, है ना, ये कह सकते हैं हम लोग। फिर सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि आपका जो सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो देखो, सोडियम आयन जो है वो 2 क्लोरीन के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो क्लोरीन एटम के बिल्कुल बीच में है, जो कि हर एक एज का सेंटर है ना, हर एक एज का सेंटर है। ये एक एज है, ये एक एज है, राइट। इस एज के सेंटर में आपको दिख सकता है कि यहाँ पे एक सोडियम आयन है, राइट। सो हर एज सेंटर पे है ये सोडियम आयन, है ना, हर एज के सेंटर पे। सो इस एज के भी सेंटर पे है, इस एज के भी सेंटर पे है, राइट। सो सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस जो है वैसे ही लैटिस, इसी लैटिस में रहेंगे। लैटिस इज जस्ट अनदर वर्ड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। सो दिस इज हाउ द NaCl स्ट्रक्चर्स लुक लाइक। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट अगर कोई मेटल है, दैट मेटल is losing one electron, we call it as an ionization enthalpy। अगर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों जब आयंस मिलेंगे आपस में और ये जब सॉलिड बनेगा, सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। द वर्ड फॉर दिस इज लैटिस एंथैल्पी, ऑलराइट। सो लैटिस एंथैल्पी के लिए जो आपका एनर्जी, जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस में, दैट वुड बी नोन एज लैटिस एंथैल्पी। सो अगर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखें कि कैसे फॉर्म होता है आयनिक कंपाउंड्स, सो आयनिक कंपाउंड्स, हाँ बोलो बोलो। ये कह सकते हैं, मतलब वन ऑफ द टर्म्स विल बी द समेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। उसमें कोई और भी टर्म आएगा, मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बोला गया है इसमें, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट्स वी कैन कम अप टू दैट रिजल्ट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। So ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy and comparatively high negative value of electron gain enthalpy. Alright, so most of the ionic compounds have cation derived from metallic elements, क्योंकि metal will be electropositive, it will have a tendency to donate electron, and anions from the non-metallic elements, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा। जो भी नॉन मेटल्स है आपके, वो राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका ज्यादा होना चाहिए। सो लेकिन इसमें कुछ एक ऐसा आयन भी है, या फिर एक ऐसा आयनिक कंपाउंड भी है जो कि सिर्फ नॉन मेटल से बना हुआ है ना। और दिस इज कॉल्ड एज टू बी वन ऑफ द एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल NH4+, ठीक है। सो NH4+ जो है, इट फॉर्म्स कैटायन ऑफ अ नंबर ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे NH4Cl हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, लेकिन इसमें जो कैटायन है, दैट कैटायन इज नॉट अ मेटेलिक element, right? So this is one of the exceptions. So now let's see कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा, इसका क्या समेशन वही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। So the sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure get stabilized due to the energy released, right? क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं NaCl का फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो NaCl जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा प्रोसेस। पहले सोडियम गैस लिया,
उसको कन्वर्ट किया इनटू सोडियम प्लस, राइट, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा विच इज 495.8 किलो जूल पर मोल, राइट। क्लोरीन का भी हम लोगों को पता है विच इज अराउंड 349 किलो जूल। सो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ क्लोरीन माइनस गैस, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना हो गया। अगर मान लो कि हम इन दोनों का सम कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, कि NaCl अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट सोडियम गैस प्लस क्लोरीन गैस गिविंग NaCl गैस, नहीं, या फिर इसको NaCl भी अगर हम लोग नहीं बोलते हैं तो इसको सिंपली हम लोग ये बोल देते हैं कि दिस इज Na plus gas and Cl minus gas, ठीक है। सो हमारे पास जो रिएक्शन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, अगर हम वो चेक करते हैं तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो इसमें अगर आप ये देखो कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड बना है MX, वो किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो अभी भी गैसियस फेज में है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो आपने बोला कि क्या इसका समेशन बोल सकते हैं, हाँ इसका समेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये समेशन आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है, जब हम लोग समेशन करेंगे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक लैटिस एंथैल्पी इन्वॉल्व है। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन विच ions are going to form electrovalent bond or ionic bond, and because of that formation of a bond some energy will be released, ठीक है। सो दैट क्रिस्टल लैटिस, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो जब ये आयंस मिल करके आपके सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और ये कौन सा एनर्जी होगा, ये होगा आपका लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो दिस लैटिस एनर्जी इज एक्चुअली नथिंग बट दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ions की Na plus है और Cl minus है, and that Na plus and Cl minus will be forming a bond, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज लैटिस एनर्जी, राइट। इसका आता हूँ मैं आपके डाउट पे, किसी ने डाउट पूछा है अभी, मैं आ रहा हूँ आपके डाउट। सो पहले ये बात, पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देन आई विल कम बैक। So lattice energy क्या है? Of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one mole of solid ionic compounds into gaseous constituents, ठीक है। तो that is the lattice enthalpy। क्या है lattice enthalpy? जैसे हमने बोला कि दो आयंस को कंबाइन करके हम एक सॉलिड बना रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा कर दें कि सॉलिड को हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद इसको जो है वो कैटायन और एनायन गैसियस स्टेट में बना देंगे, या फिर यूं कहें तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में बना देंगे। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द लैटिस एंथैल्पी, ऑलराइट। जैसे कि देखिए लैटिस एंथैल्पी NaCl का है 788 किलोजूल पर मोल। इट मींस दैट 788 किलोजूल इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड इनटू Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, ठीक है, टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, राइट। सो अब अगर हम लोग देखें कि इसका समेशन क्या आता है इन दोनों रिएक्शन का, इन दोनों का रिएक्शन का अगर हम लोग समेशन देखेंगे तो ये आई गेस कि ये 147 किलो जूल के आसपास आना चाहिए, ठीक है, और ये भी आएगा आपका पॉजिटिव 1 किलो जूल, ऑलराइट। ये पॉजिटिव 147 किलो जूल आएगा। मैं इसका बस डिफरेंस कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। सो ये एनर्जी तो डेफिनेटली नहीं रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। सो इन अ वे इट इज मोर स्टेबलाइज्ड। NaCl या फिर कोई भी अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो
that is more stabilized because of its lattice structure. ठीक है, because अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो कि गैसियस आयंस को कंबाइन कर रहे हो इनटू सॉलिड स्टेट। अब वो सॉलिड स्टेट में क्यों कंबाइन हुआ, ठीक है, क्या 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 रीजन है कि वो सॉलिड बन जाए या सॉलिड स्ट्रक्चर दे दे आपको। तो रीजन वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so that's why this is going to be an stable compound और स्टेबल मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपका बनेगा, जैसे NaCl बन रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि भाई NaCl Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, यहाँ से हम लोगों के पास आया ये NaCl सॉलिड। ठीक है, इसमें जो डेल्टा H है, ये डेल्टा H आपका है -788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किसी को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा दिया है, तो ये समझ लीजिए कि आपको इनके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो आप इसके अपोजिट जाओगे तो आपको 788 किलो जूल जो है दैट वुड बी रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट आपका है, ठीक है, वही अमाउंट आपको जब बॉन्ड्स बनेंगे तब मिलेगा। तो यही है, आपका बॉन्ड बन रहा है और आपको जो है एनर्जी मिल रही है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर हम लोग इसको बस सिंपली अगर ऐड कर देते तो ये दैट वुड हैव बीन एन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट, क्योंकि इसका जो टोटल साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग विच इज मेकिंग NaCl मोर स्टेबल, एंड दैट इज व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी, or that is what is the energy due to the structure of the solid, right? So that is what is lattice enthalpy, और इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट था? आई थिंक किसी ने someone has raised his hand। नहीं है या गलती से हो गया होगा मे बी, चलो कोई बात नहीं। सो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। सो जो हमारा लैटिस एनर्जी है, दैट लैटिस एनर्जी विल बी derived फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा था जब हम बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे। तो बोर्स मॉडल में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे और ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड होंगे। सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज K Q1 Q2 बाई R। सो सिमिलरली दैट electrostatic force of attraction is going to give us the lattice energy, and because of that force of attraction the energy is proportional to Q1 Q2 by R। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे सिंपली नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है देयर वुड बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके पास कैटायन है और एनायन है तो। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू पुट द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, अगर मान लो कि Q1 is the charge on cation and Q2 is the charge on anion, so you don't need to put the charges on Q1 and Q2। जैसे अगर मान लो +1 है और -2 है तो you simply put Q1 as +1 or 1 and Q2 as 2। ठीक है, वो जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, सो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैटायन। It is also directly proportional to the charge on the anion, and it is inversely proportional to the distance between the ions। और या तो यूं कहें कि कैटायन और एनायन का जो रेडियस होगा उनका डिस्टेंस तो यही होगा ना, कैटायन और एनायन का। कैटायन और एनायन का डिस्टेंस क्या होगा कि ये कैटायन है और ये एक एनायन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, so R is nothing but that is the radius of the cation plus radius of anion, right। ये हम लोगों ने जो है वो इसको ऐसा कुछ हम लोगों ने मेटलिक रेडियस और आयनिक रेडियस में भी डिस्कस किया था, है ना। सो अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि जैसे कंपेयर लैटिस एनर्जी है, कैसे कंपेयर करने लैटिस एनर्जी को, तो जैसे फॉर एग्जांपल LiCl NaCl KCl RbCl। ठीक है, नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस में आउट ऑफ द 3 फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं, Q1 Q2 और R। आउट ऑफ द 3 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स शुड बी
आइडियली केप्ट कांस्टेंट और कोई एक फैक्टर चेंज कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है ना, तो ये एग्जांपल में आप देखो कि चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कैटायन, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, ठीक है, और आपका जो अनायन है वो सेम है। सो आर आर Q1 एंड Q2 आर सेम, क्योंकि जो भी चार्जेस है सबके सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज वेरिंग because of the size of the cation, changing size of the cation. So the cation is size is increasing, राइट, सो दैट मीन्स कि आर इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी भी जो है आपका वो डिक्रीज होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि NaCl CaCl2 AlCl3 पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अगर हम लोग इसका साइज जो है वो कंसिडरेबली सेम सिमिलर मान लें, हम ये नहीं चाहते कि हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दे प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो चेंज किसका आ रहा है, Q1 में चेंज आ रहा है आपके पास, देखो Q1 में विच इज द चार्ज ऑन द कैटायन, सोडियम प्लस है, कैल्शियम प्लस 2 है, एल्युमिनियम प्लस 3 है, राइट। सो ये चार्ज ऑन द कैटायन, फिर से बोलो। साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग दोनों फैक्टर एक साथ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं चेंज कर सकते कि Q2 भी बढ़ा रहे हैं और R भी बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम, क्योंकि मैथमेटिकली अब बता पाएंगे हम लोग, है ना। अगर मान लो मैं न्यूमरेटर भी बढ़ा दूं और डिनोमिनेटर भी बढ़ा दूं, तो आप क्या बोलोगे कि ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं बता सकते ना, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन घटना चाहिए, तो अब किस रेट से घटेगा किस रेट से बढ़ेगा, वी कुड नॉट फाइंड। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आउट ऑफ द थ्री फैक्टर्स हम लोग दो फैक्टर को जो है वो कांस्टेंट लेते हैं, आइडियली कांस्टेंट लेना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन भी जो आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें दो फैक्टर कोई एक फैक्टर चेंज कर रहा होगा, ठीक है, तो दैट फैक्टर इज विच इज यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो है हमारे पास AlCl3 जो है ज्यादा चार्ज है इस पे, इसीलिए इसका जो लैटिस एनर्जी है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो क्रिस्टल लैटिस आर बीइंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू find out the lattice enthalpy directly from the interaction of the forces of attraction और repulsion, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी जो है वो ऐसा क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी है, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक एंटिटी है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हम लोग इसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम लोग कोई ऐसा एक प्रोसेस जो है वो डिजाइन करते हैं कि उससे हम लोगों को जो लैटिस एनर्जी है वो पता चलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें निकालना है लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, तो हमारे पास जो NaCl है वो NaCl कैसे फॉर्म होगा, सोडियम गैस में ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन गैस में ले लिया, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया पहले सोडियम प्लस गैस में, और इसको कन्वर्ट किया इनटू Cl माइनस, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोगों के पास बन गया NaCl गैस, और यहाँ से हम लोगों के पास आ गया NaCl सॉलिड, ठीक है। सपोज कि हम लोगों के पास जो डाटा अवेलेबल है वो डाटा अवेलेबल है आपका, इसका डाटा डेल्टा H, लेट्स कॉल इट डेल्टा H1, इसका डाटा तो हमें पता है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड इसका डाटा हमें पता है विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जो डाटा होगा हमारे पास, ये डाटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है। ये प्रोसेस का कोई मैं रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है दिस इज द सेम थिंग, NaCl गैस बनाइए या NaCl गैस ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज है। सो
अब अगर हम लोग देखें कि डेल्टा एच वन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वन बराबर होगा आई ई के बराबर प्लस ई जी के बराबर प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन के बराबर, नहीं प्लस सम फैक्टर एक्स, ठीक है इसको एक्स मान लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, कोई एनर्जी नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि कोई एरर आ गया हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो दैट फैक्टर विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। सो अल्टीमेटली जो अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डाटाज हैं वो किसके किसके डाटाज होंगे आपके पास, ठीक है। हमारे पास जो डाटाज होंगे वो डाटाज होंगे डेल्टा एच वन के, है ना, ये डाटा हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है हमने, राइट। और ये डाटा हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डेल्टा एच सब्लिमेशन, राइट। तो सब्लिमेशन का भी पता है हमको, डायरेक्टली हम लोगों ने गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, हमें इसका डाटा नहीं पता है, राइट। सो यहाँ से हम x का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इस डाटा से, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो जो आपका ये दो स्टेप्स है, कौन कौन से दो स्टेप्स, ये दो स्टेप, ठीक है। दिस स्टेप इज नथिंग बट दैट इज इट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ द लैटिस एनर्जी, राइट। It is giving us the value of लैटिस एनर्जी, है ना, इस प्रोसेस में। तो आपका ये जो दोनों दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस आपको लैटिस एनर्जी दे। तो हमारे पास जो x निकालने का तरीका था, वो x निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली वी डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो दैट्स व्हाई दैट वी हैव सर्टेन स्टेप्स जहां से हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम अल्टीमेटली कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड, या फिर जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा थ्रू आउट द प्रोसेस दैट विल बी सिमिलर टू द अदर पार्ट, राइट। सो हम लोग बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पाथ चेंज कर रहे हैं, और पाथ चेंज करके इनमें जो जो पाथ में जितनी एनर्जी लगी है या जितना एनर्जी निकलेगा वो सबको ऐड कर देंगे, और दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ द लैटिस एनर्जी, राइट। सो दिस इज this method is called as Hess law of constant heat summation. ठीक है, इसको हेस लॉ भी बोल सकते हैं। हेस लॉ का ये एक एप्लीकेशन है जिससे लैटिस एनर्जी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, बोलो कोई। हम्म, आगे बढ़िए, ठीक है। तो सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि द लैटिस एनर्जी जो है वो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, रादर जो है आपको एक इनडायरेक्ट मेथड निकालना पड़ेगा इसके लिए। सो लैटिस एनर्जी इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ओके। देखो क्वेश्चन करते हैं इस पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन आयन ओनली, साइज ऑफ आयन ओनली, पैकिंग ऑफ आयंस ओनली, और चार्ज ऑन आयंस एंड साइज ऑफ आयंस। हम्म, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। समन्यु, समन्यु भी डी बोल रहे हैं।
टी होगा ना, क्योंकि हमने अभी देखा कि लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R, so that's why it is dependent on the charge। ठीक है, चलिए अब इस पे करते हैं कुछ काम की। फाइंड द फॉर्मल चार्ज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन NH4 प्लस। NH4 प्लस में हम लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने देखा जैसे ऊपर में बात कर रहे थे जब हम कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वजह से जो है आपका फॉर्मल चार्ज जो है वो जनरेट होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने NH4 वाला तो कर लिया, चलो NH4 वाला हटाओ। कौन सा करना है, H3O प्लस। H3O प्लस वाला भी कर लिया था क्या? अच्छा, तो NO3 माइनस वाला करके देखिए। NO3 माइनस में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स से, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ये। और मुझे ये बताइए कि इसमें फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का क्या है, फॉर्मल चार्ज। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ लिया। सो इसमें जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है आपका नाइट्रोजन का वो आ रहा है +1, है ना। और ठीक है, तो ये जो है हम स्ट्रक्चर से ही डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं, N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पे एक नेगेटिव, इस पर एक नेगेटिव और इस पर एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हम लोग बता सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे +1 है, राइट। और फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे -1 होगा और इस ऑक्सीजन पे -1 होगा और इस ऑक्सीजन पे 0 होगा, राइट। N3 माइनस का क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ N3 माइनस का। ये आपका स्ट्रक्चर है N3 माइनस। +1, हाँ बिल्कुल, जो सेंट्रल है उसका आ रहा है, नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही, नहीं हाँ समझ नहीं, आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसका जो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी +1, राइट। और जो बाकी के जो नाइट्रोजन्स होंगे उस पे जो है आपका चार्ज आएगा वो -1 चार्ज आएगा। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसे प्लॉट कर लें कि ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे माइनस और इस पर एक प्लस, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें कि फॉर्मल चार्ज क्या है नाइट्रोजन का मिडिल वाले में, तो इसका +1 हो जाएगा और इसका इन सब का -1 और -1। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पहले ये देखिए कि हम लोगों ने NO3 माइनस को कैसे रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो हम लोगों ने NO3 माइनस को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, O पे नेगेटिव, इधर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर O पे नेगेटिव, ठीक है। कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और कोई बोले तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट, ये 3 तरीके हो गए आपके रिप्रेजेंटेशन के, है ना। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि कौन सा सही है। मान लो कि किसी ने, जैसे मान लो नेहा ने ये ड्रॉ किया, ठीक है, समन्यु ने ये ड्रॉ किया, फिर किसी और ने जो है वो ये ड्रॉ किया, मान लो रोहित ने ये ड्रॉ किया, ठीक है। सो अब तीनों आपस में लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये इनमें से नहीं, मेरा सही है, मेरा सही है। लेकिन द थिंग इज कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई सा भी स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है। सो
they are not completely representing the properties of the bonds or the compounds clearly. And in a way, all three structures are true, or all three structures are, sorry, not true, but all three structures are correct, but they don't exist in this form. राइट, सो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, राइट। सो ऐसा कभी भी हम लोग जो है वो क्या कहते हैं इसको, कि दे आर, इसका प्रॉपर वर्ड ये हो सकता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, और बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्ट्रक्चर्स ऑफ NO3 माइनस इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे इस NO बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो इस NO बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है, इस NO बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल बॉन्ड का है। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे तो इस बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो डबल बॉन्ड का है, और इस बॉन्ड का प्रॉपर्टी जो है वो सिंगल बॉन्ड का है, right? So in a way they are not completely representing the characteristics of the bonds, so that's why all of them are wrong. तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी को एक जगह से मिक्स कर देंगे, इन तीनों स्ट्रक्चर को लीजिए और इन तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दीजिए। इट मीन्स दैट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड में जो है आपका एक पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर का क्या मतलब है कि वो कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है ना, ओपन नेगेटिव ओपन नेगेटिव ओपन नेगेटिव, और ये जो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ये हर बॉन्ड पे, मतलब अगर आप इसमें देखो कि एवरी स्ट्रक्चर हैज पाई बॉन्ड्स, कोई ना कोई ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड बना ही रहा है, right? So we can say that this is not completely pi bond, but it has a characteristics in between single bond and double bond, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा आपका, वो बॉन्ड लेंथ होगा इन बिटवीन, अगर हम इसको बॉन्ड लेंथ को x मान लें, so the bond length will be in between bond length is between n double bond O and n single bond O, इन दोनों के बीच में होगा इसका जो भी बॉन्ड लेंथ होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि बेंजीन ले लेते हैं C6H6, राइट। तो बेंजीन को कोई इस तरीके से प्लॉट कर सकता है या फिर कोई बेंजीन को इस तरीके से प्लॉट कर सकता है, राइट। दोनों तरीका जो है वो सही है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली दे आर रॉन्ग बोथ द स्ट्रक्चर्स, लेकिन बोथ दीज स्ट्रक्चर्स विल बी इन अ कांस्टेंट रोटेशन, या फिर यूँ कहेगी कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटरचेंज किया जा रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग समझने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो है एक पोजीशन दे रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यू कैन नॉट फाइंड आउट द exact location and exact momentum of the electrons simultaneously, right? So consider it as कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पंखे की ब्लेड की तरह है। जब आपने पंखा जो चलाया है 5 नंबर पे, एकदम हाईएस्ट नंबर पे, तो आपको जो है वो पंखे का ब्लेड जो है वो नहीं दिखता है। इन अ सिमिलर वे जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, वो इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मॉलिक्यूल्स में दिखाई नहीं देंगे, जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो वो इलेक्ट्रॉन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑन द कांस्टेंट मोशन, राइट। वो हमेशा अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो ये पोजीशन जो है हमेशा वो चेंज करते रहेंगे, राइट। सो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ऐसे बना लिया, ये C6H6 का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, या फिर और यूं कहें कि हम लोग इसको ऐसे सॉलिड सर्कल में भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर है, तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें जो सर्कल है वो सर्कल ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है।
This is pi electron cloud. All right. So ये pi electron cloud is present on each and every carbon atom. देखिए स्ट्रक्चर 1 में 1 2 में है, 3 4 में है और 5 6 में है. ठीक है. सिमिलरली 1 6 में है सेकेंड स्ट्रक्चर में, 6 5 में है, 5 4 में है, 4 3 में नहीं है. ठीक है. और 3 2 में है. या तो पाई बॉन्ड यहाँ पे है 2 3 में, 1 6 में और 5 4 में. राइट. तो इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या किया हम लोगों ने, मिक्स कर दिया है. जैसे यहाँ पे किया था, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को उठाया और तीनों स्ट्रक्चर्स को उठा करके ऐसे मिक्स कर दिया. ठीक है. सो दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो देखिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन लाई ऑन अ प्लेन. ठीक है. कंसिडर इट टू प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ योर लैपटॉप, और जो भी स्क्रीन में आप देख रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर. और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये चारों तरफ जो है वो मूव कर रहा है, जस्ट लाइक द ब्लेड्स ऑफ द फैन. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नॉट सिचुएटेड ओनली इन वन प्लेस, सो इट इज इन द कॉन्स्टेंट मोशन थ्रू आउट. और इसी रोटेशन की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. इनको हम लोग कहते हैं the structures which are plotted so that we could understand the properties of the compound. और अगर इन सिंपलर लैंग्वेज में हम लोग ये बोलें कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो कर रहा है, तो वो रेजोनेंस शो तभी कर सकता है जब उसके मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लोग प्लॉट कर सके, है ना. अगर आप एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हो तो दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू बी शोइंग रेजोनेंस, गिवन द फैक्ट कि हम लोग वहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, रादर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि देखो जैसे इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं किया है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट चेंज किए हैं. ठीक है. और इनफैक्ट जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन जो है हमने वो चेंज किया है. ठीक है. सो रेजोनेंस इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ठीक है. इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. और कंप्लीटली अगर और अच्छे लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको बोले तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट and a type of electron displacement. ठीक है. So it is a permanent effect and a type of electron display. एक permanent effect है ये. permanent effect हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको? permanent effect का मतलब है कि आप चाहो ना चाहो ये होगा ही. ठीक है. आप इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना. ये एक मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उसमें उस इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है ना. और इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम लोग करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर में जो सीसी बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों स्ट्रक्चर ही सीसी बॉन्ड लेंथ के बारे में बताने में फेल हो गया. ठीक है. सो नॉर्मली ये देखा गया कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज अराउंड 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है दैट इज अराउंड 1.33. हाँ कितना कितना 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं. लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या लगना चाहिए कि अगर मान लो कि किसी ने ये स्ट्रक्चर, मान लो पहले के ज़माने में हम लोगों को नहीं पता था रेजोनेंस के बारे में, तो किसी ने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया कि भाई ठीक है चलो ये स्ट्रक्चर मैं सजेस्ट करता हूँ साइंटिस्ट के लोगों के साथ और मीटिंग करते हैं इस पर कि क्या करना है. सो इस टाइम पे दिखना चाहिए कि भाई C1 और C2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो आना चाहिए आपका 1.33 और C2 और C3 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ आना चाहिए वो आया 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे. लेकिन एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो है CC का वो आता है 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यार यहाँ पे 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों आ रहा है, आना तो चाहिए ऐसे. राइट. हाँ बिल्कुल समझ लो. they are all found to be having same bond length 1.44 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. राइट. सो
इन अ वे इसका ये मतलब है कि सारे बॉन्ड्स जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ and all of them have electron cloud, right? So that's why हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं दे आर नॉट द ट्रू स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा उस मॉलिक्यूल की, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, राइट? तो इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर्स लेकर के हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑलराइट। और इसको जो है इस स्ट्रक्चर से हम लोग जो है वो सब मोस्ट क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जो है हम लोग बता सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, राइट। सो यहाँ पे आपको देखो तो बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ है, बट एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ आपका आया था वो 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग आया था, इसीलिए जो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ा। जैसे कि हम लोग ओजोन के बारे में बात करते हैं, मान लो कि और कौन रेजोनेंस शो कर सकता है? ओजोन शो कर सकता है, तो कोई ओजोन का ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है, कोई ऐसा भी बना सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो एटम्स है उसका अरेंजमेंट चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चेंज किया है, तो इसको जो है हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि O3, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर या डॉट डॉट लाइन दिख रहा है आपको, दीज डॉट लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग पाई बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इस पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हुआ? दिस इज पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। अब मान लो कि मेरे को कोई बोले कि भाई कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, किसका किसका कंपेयर करना है? तो कंपेयर करना है हम लोगों को कार्बन और ऑक्सीजन का, या फिर हाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, किसमें कंपेयर करना है? O3 में कंपेयर करिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन O3 एंड H2O2। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ अब किसमें ज्यादा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड लंबा होता है या पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड लंबा होता है? कौन ज्यादा बड़ा होता है, क्या लगता है आपको? सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, राइट। ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं उससे भी पता चल रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, डबल बॉन्ड उससे छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो और भी छोटा होता जाएगा, राइट। और इसमें अगर हम लोग ये देखें कि ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होता जाता है आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऑलराइट। और अगर हम लोग अब वापस क्वेश्चन में आए कि क्वेश्चन में क्या करना था हम लोगों को, हाँ क्वेश्चन में करना था हम लोगों को कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, इन दोनों जगह पे O3 में आपके पास है पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, राइट, ये वाला। और इसमें क्या है, दिस इज कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड। नहीं, हम लोगों ने देखा था H2O2 के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, इट डज नॉट शो एनी रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बताओ? सिंगल बॉन्ड का या पार्शियल पाई बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का होना चाहिए, नहीं सिंगल बॉन्ड का होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। सो ये आपका बॉन्ड लेंथ आ गया, राइट। ये दिस इज क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस और दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अगर मान लो कि इसी में हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है O3 का और O2 का, तो अब बताइए किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए? O3 का, राइट, O3 का, बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड है और इसमें जो है वो आपका कंप्लीट पाई बॉन्ड है,
कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा रह गया। O3 में तो आधा अधूरा है पाई बॉन्ड, राइट। तो इसीलिए ये जो आपका बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर से हम लोग जो है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी पता कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हाँ बोलो। हम्म। नहीं, किसी एक स्ट्रक्चर में, किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास कंप्लीट पाई बॉन्ड है, दोनों स्ट्रक्चर में तो नहीं है ना। तो ये जो है आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि अगर मैं बोलूं कि इसको नंबर कर देते हैं पहले, तो कि O1 और O2 और O3, तो O1 O2 के बीच में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बताओ कि जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में मैं O1 O2 के बीच में क्या लूं, सिंगल बॉन्ड लूं या पाई बॉन्ड लूं, क्या लूं? क्यों पाई बॉन्ड क्यों लेना पड़ेगा? इसमें तो, लेकिन इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में तो नहीं है पाई बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कंबाइन करके ही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। मैंने यहाँ शायद दिखाया नहीं तो आप लोगों ने नहीं पढ़ पाए होंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, दिखा देता हूँ। देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखो जैसे आउट ऑफ दीज ऑल स्ट्रक्चर्स नन ऑफ देम कैन एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। A common structure by combination of all RS will be known as resonance hybrid and this structure is the most closest of them all, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी बोले थे, इन अदर वर्ड्स जो भी बोले हम लोगों ने स्टेट कर दिया था। सो ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेजोनेंस में, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलिए या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और रेजोनेंस जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो बॉन्ड और ऑर्डर का या फिर जो क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड्स है या कंप्लीटली पाई बॉन्ड है या नहीं है, इसके बारे में, राइट। तो ये इस स्टेटमेंट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक मैं एक्सपेरिमेंटल डाटाज आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि साइक्लोहेक्सीन को हम लोग अगर H2 के साथ रिड्यूस करेंगे, H2PD, ये अपने को ने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन में, ठीक है, जूनियर क्लासेस में, जैसे वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते थे तो उसको हाइड्रोजनेशन करते थे, नहीं। सो अगर हम लोग इसको ऐसे ले हाइड्रोजनेशन, तो ये इसका जो है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसका ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब इसमें जो एनर्जी लगी है फर्स्ट स्टेप में, ये एनर्जी है
आपका -51 किलो कैलोरी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी लगी है एक मिनट, मैं इसका आपको एग्जैक्ट डाटा दे देता हूँ, क्या है डाटा इसका। चलो कोई नहीं, इसका जो डाटा आया, ये डाटा आया आपका 102 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका डाटा यार मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, मैं आपको गलत डाटा नहीं देना चाहता। ठीक है, एनीवे छोड़ो। सो नहीं, आपको ये मेमोराइज नहीं करना है, नहीं, आपको डाटा मेमोराइज नहीं करना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इसका जो डाटा आता है वो डाटा आता है 36 - 251 किलो कैलोरी। ठीक है, और 251, हाँ ठीक है। सो इसका फर्स्ट का डाटा आता है 96 किलो कैलोरी, और इसका सेकेंड वाले का डाटा आता है 192 किलो कैलोरी। राइट, ये कुछ डाटाज है। ओके, सो ये देखिए कि जैसे हम लोगों ने एक पाई बॉन्ड रिड्यूस किया था, जब हमने एक पाई बॉन्ड रिड्यूस किया तो जो रिलीज या फिर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज 96 किलो कैलोरी। राइट, जब हमने दो पाई बॉन्ड रिड्यूस किया तो उसका एनर्जी आ गया 192, विच इज फाइन कि ये डबल हो गया, इसमें जितना एनर्जी लग रहा था वो एनर्जी आपका जस्ट डबल हो गया, विच इज 96 × 2। ठीक है, लेकिन जब आपने ये किया कि तीन H2 से तीन पाई बॉन्ड जब रिड्यूस किया गया, क्योंकि दिस इज कन्वेंटली बेंजीन, और बेंजीन से अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ, दैट एनर्जी इज 251 किलो कैलोरी। राइट, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एनर्जी था वो कितना होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड एनर्जी वो होना चाहिए था 96 × 3, है ना, है कि नहीं? बोलो, एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड डेल्टा एच था आपका 286 किलो कैलोरी। राइट, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिफरेंस आया एनर्जी में, वो डिफरेंस क्या कर रहा है? अब क्यों आया ये डिफरेंस? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, कितना स्टेबलाइज हो गया है? ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया है बाय अराउंड 36 किलो कैलोरीज। ठीक है, 35 है मैं जानता हूँ, पॉइंट हटा के 36 आता है। राइट, सो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और इसमें जो साइन है वो सबका नेगेटिव साइन है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑलराइट, so benzene is expected to be 36 kilocalorie more stable, right? और ये जो है आपका completely एक experimental data है, so that is what that statement was talking about कि resonance is making the molecule more stable, right? so ये आपका resonance energy है। ठीक है, आपका resonance energy किस पे डिपेंड करता है? so resonance energy आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे।
ठीक है, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगा। राइट, और भी फैक्टर्स है इसके जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो फेज 3 में आएगा आपका। अभी इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है, अदरवाइज वी वोंट हैव टाइम टू कंप्लीट। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आरएस शॉर्ट फॉर्म में बोल लिखता हूँ, ठीक है। So in a way, resonance is helpful in increasing the stability of the molecule overall, ठीक है। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से जो है वो रेजोनेंस कभी कभी ना जो है हम स्टेबिलिटी ऑफ आयंस के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज लुइस कॉन्सेप्ट, जिसने बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बस बोल दिया दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड ऑर्डर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि bond order is less than or equal to 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 तक ही जा सकता है मैक्स, क्योंकि आप वी नो कि दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स ही आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें 3 बॉन्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि 3 बॉन्ड से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर्स हम लोग कैसे डिफाइन करें? बॉन्ड ऑर्डर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरएस, राइट। तो जैसे हम लोग देखें कि ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखिए ओजोन में अगर हम लोग बोले कि इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर हम दो एटम्स के बीच में निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल आरएस, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन O1 एंड O2 इन ऑल आरएस मिला करके कितना हो गया? 3, है कि नहीं? कैसे आया ये 3? 1 + 2, एक बॉन्ड यहाँ पे है और 2 बॉन्ड यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ आरएस, यही था। बॉन्ड ऑर्डर इज total number of bonds between two atoms in all RS divided by number of RS। तो total number of RS यहाँ पे जो है हमारे पास 2 है। सो इससे जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो इस 1.5 कहने का मतलब है कि 1.5 कहने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 0.5 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। तो हम लोग जो तभी से बोलते आ रहे थे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, वो आपको दे रहा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स भी दे रहा है वही कि देयर इज अ पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। पाई बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। कितने बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? दो बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, O1 O2 और O3 O2 के बीच में। तो इसको हम लोग अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 0.5 बांट देते हैं दोनों में, राइट। तो उससे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा सिंपली 1.5, है ना। अब जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक
NO3 माइनस का भी जो है डिस्कस किया था स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आता हूँ फिर से वहाँ पे। NO3 माइनस का जब हम लोग ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो आपको याद होगा टोटल हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ओपन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। ओपन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओपन नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, ओपन नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो है हम लोग एक डबल एरो देते हैं ताकि ये जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है जो कि थ्रू आउट माना जाता है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया आपके पास 2। अब अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दें ऑक्सीजन का 1, 2 और 3, अब निकालते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल RS डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ RS। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, इसमें कितना है टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 में, चार है ना, समझियो बिल्कुल। हाँ, सो ये आ गया आपका 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 विच इज 1.33, है ना। सिमिलरली अगर आप यही काम करोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 के लिए तो ये इसमें भी आपका 1.33 आएगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 के लिए भी आएगा 1.33। तो जैसे जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि यहाँ पे भी वही चीज है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड में वो जाकर के लग रहा है, या फिर जो पाई बॉन्ड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड में रोटेट हो रहा है, तो हम लोग इसको जो है वो इक्वली बांट देते हैं, है ना। ये तरीका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आप जो है आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं तो आप, या फिर नहीं भी पता है तब भी आप जो है इससे निकाल सकते हो। हाँ बोलो। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे हम लोग, यही वाला है ना, आई थिंक यही सीख रहे थे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, 2 एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 के बीच में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ RS। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारे पास ये आ गया, राइट। तो इसको जो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके डायरेक्टली लिखना कि कैसे करना है। अभी तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। चलो, जैसे ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2- और मुझे बताइए कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे CO3 2- के। तीन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नहीं ये बिल्कुल कैसा है दिख रहा है आपको, NO3- जैसा दिख रहा होगा, नहीं। और बस नाइट्रोजन की जगह अगर कार्बन लगा दे तो काम बन जाएगा हमारा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है ना। इसमें अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन तो कितना आना चाहिए,
फिर से देखो, सही से देखो। 1.33 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालें इसके लिए तो 1.33 आएगा, जस्ट लाइक NO3 माइनस की तरह। एसओ NO3 माइनस तो हम लोगों ने कर लिया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तो इन अ वे कि CO3 2 माइनस और NO3 माइनस जो है आपका सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, राइट। SO4 2 माइनस के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे? 4। अच्छा, और 6, 6 नहीं नहीं, 6 होगा बिल्कुल। देखिए, ड्रॉ करके देखिए, सभी ऑक्सीजन को नंबर कर दीजिए, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, चारों को 1 2 3 4 नंबर करिए। 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 पे पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब उसी पाई बॉन्ड को रोटेट करना है और उसी नेगेटिव चार्ज को भी रोटेट करना है। ऐसे रोटेट करना है कि हर स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 2 ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड रहे। देखो एक बार ड्रॉ करके देखिए। हो गया, ठीक। ये देखो, तो टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में, जैसा मैंने बोला, डबल एरो यूज करिए एज अ कन्वेंशन। सो सारे ऑक्सीजन में जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और पाई बॉन्ड भी आना चाहिए। तो जैसे इन दोनों में आया, फिर इन दोनों में आया, फिर इन दोनों में आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया नेगेटिव चार्ज, और दूसरे नेगेटिव चार्ज को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो टोटल 3 बनने चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसको रोटेट करवा देते हैं, इसको फिर रोटेट करवाया, है ना। तो हमारे पास टोटल 6 आ गया। इसमें अगर हम लोग निकालें व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड, SO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1.5, राइट। तो 2 पाई बॉन्ड है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको 4 बॉन्ड्स में, तो दैट वुड बी 0.5, सो दैट विल बी 1.5। HCO माइनस का ड्रॉ करके देखिए। बिल्कुल संदीप, दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे नहीं इसमें। सो ये आपके स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बताऊं CO का, तो कितना आएगा? 1. Isn't it quite easy? आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो यू कुड फाइंड इट आउट। सो जैसे हम लोगों ने जो जो चीज़ें अभी तक देखा है, एनालाइज किया है, उसके बारे में रिपोर्ट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ताकि हमें पता भी रहे। तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO एंड CO3 2 माइनस, ये कितना आया था? 1.33, है ना। SO में आया था 1.5, बहुत बढ़िया। CO2 में कितना है बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? CO2
नहीं होता है ना, इसलिए मैंने बोला कि कब ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। इट इज, इट मींस दैट इट हैज कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, राइट। तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे मैं H2O में बोलूं कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट दैट इज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, राइट। सो ये कभी नेसेसरी नहीं है कि रेजोनेंस इसमें है या नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर हम बेंजीन में देखें बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कितना आना चाहिए, ये देखो। बिल्कुल संदीप। सो ये आपका जो है वो आ जाएगा 1.5, है ना। सो टोटल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है और ये तीनों पाई बॉन्ड जो है हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 6 बॉन्ड्स। सो दैट वुड बी 3/6 विच इज 0.5। वो पहले से एक बॉन्ड है तो 1 + 1.5 विच इज 1.5। तो यहाँ पर भी जो है आपका 1.5। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3, देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या है रिलेशन, ये दिखा देता हूं मैं पहले। ये रिलेशन है इसका, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड छोटा था बॉन्ड लेंथ में, राइट। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी इनवर्स रिलेशन है कि बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, राइट। बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है, ज़्यादा लंबा बॉन्ड होगा तो उसे तोड़ने में जो है कम एनर्जी लगेगी। सो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो बताइए। CO3 में कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर, या सिंपली आप बताइए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। नहीं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, जस्ट ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। CO3 2 माइनस, HCO माइनस और CO2 में। अच्छा, तो चलो ठीक है, एक ये वाला मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट, ठीक है। CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, 1.33, नहीं। फिर HCO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था इसमें CO का, बोलो। HCO माइनस 1.5, 1.5, ठीक है। और CO2 का अभी हम लोगों ने देखा वो 2 आया था। तो अगर हम लोग इन्वर्सली जाएं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ, राइट, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो ये आपका ऑर्डर है। नेक्स्ट वाले का बताइए। लेस देन, मतलब C6H6 में बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगा, राइट। बॉन्ड लेंथ SO का बताइए। लेस देन, SO2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 2, है ना। ये इसका SO2 का स्ट्रक्चर होता है, मैं बता देता हूँ एक बार ताकि बाद में मुझे जाकर के गाली ना दूं कि कुछ नहीं बताया सर ने। SO2 ये स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसका बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास 2 और SO4 2 माइनस में 1.5। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस, कैसे स्टेबल है ओ OH माइनस और HCO माइनस। ठीक है, तो देखिए जैसे HCO माइनस में हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है। और हमारे पास जब OH माइनस होगा
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के लिए बेयर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कोई भी एटम नहीं चाहेगा कि वो केटायन या अनायन बनाए। ठीक है, या उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है किसी भी एटम की केटायन और एनायन बनाने के बाद। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये जो चार्ज है ये चार्ज कितना डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स का मतलब फैला हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच्ड। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो HCO माइनस में, HCO माइनस में जो एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन मिल करके बेयर कर रहे हैं, राइट। और इसमें O पे नेगेटिव जो है OH में, वो एक ऑक्सीजन एटम बेयर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक तरीके से बोझ मान लूं, ठीक है, बर्डन, और यहाँ पे एटम्स को एज अ ह्यूमन बीइंग मान लें, या यूं कहें कि एज एन एनिमल मान लें जो कि बर्डन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ज़्यादा इजी किस में होगा कि एक बर्डन है और दो लोग हैं, और एक बर्डन है एक लोग है, ज़्यादा आसानी किसको होगी? दो लोगों को, है ना। तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, HCO माइनस की कि O माइनस, OH माइनस की? HCO माइनस, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसी तरीके से जो है हम लोग स्टेबिलिटी भी जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेजोनेंस, राइट। सो इसमें रेजोनेंस के बेसिस पे ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। नीचे वाला बताइए, CO3 2 माइनस और HCO माइनस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ग्रेटर देन CO3 2 माइनस, HCO माइनस। चलो ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हालांकि मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप टू टू माइनस और एक माइनस को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ से हम लोग स्टेबिलिटी नहीं देखते, हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो नेगेटिव चार्ज है वो आपके ऑक्सीजन में, तीन ऑक्सीजन में जा करके या तीन ऑक्सीजन दो नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहे हैं। ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते इसको, हालांकि। अब एनीवे चलो ठीक है तो क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं ये कर देता हूँ। हाँ, HCO3 माइनस आप कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। एच अगर मैं लगा रहा हूँ तो समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक एच यहाँ लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गया, दोनों में सेम केस हो गया एक्चुअली। ठीक है, कि आपका जो एक नेगेटिव चार्ज है HCO3 माइनस में भी एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन बेयर कर रहा है, और HCO माइनस में भी एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन मिलकर के बेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है इनके दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो जाएगी। नहीं, दो ही हुआ है ना, एक एक तो हाइड्रोजन से चला गया। ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, आई थिंक गलती से चला गया होगा। बट एनीवे जैसा मैंने बोला, दो टू नॉन नेगेटिव और वन माइनस को जो हम लोग वो कंपेयर नहीं कर सकते। बट एनीवे जो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा एटम्स में डिस्पर्स्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या क्या और करना है हम लोगों को। हालांकि हम लोग अभी डाइपोल मूवमेंट करना है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट कर देंगे। ओके।